नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में जो अपन कर रहे थे, अभी जो एडीओ के लिए जो हमारा एमसीक्यू का सेशन चल रहा है, संविधान का मौलिक अधिकार हम कर रहे थे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में बीच में रुक गया था टेक्निकल इश्यूज की वजह से, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ तक हुआ था हमारा? 28 तक हो चुका था, 29 से करते हैं। बाकी इसके बाद सेम ही है, तो अपन थोड़ा फास्ट करते चलेंगे। ओके, चलिए। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? ठीक है, तो क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन सा आर्टिकल आता है? तो क्या क्या है अपना? आर्टिकल 23 और 24 है ना। ये दोनों किस में आता है? हमारे शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें आता है। कौन सा? आर्टिकल 23, 24 मौलिक अधिकार के अंदर। अब इसमें 23 में क्या है? लास्ट टाइम थोड़ा डिस्कशन हम लोग कर लिया था शायद। तो 23 में क्या आता है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, कि बालाश्रम और शोषण नहीं करना, ये सारी चीज शोषण के विरुद्ध किस में था? ये हमारा 23 में था, 23 में था, ठीक है। और 24 में क्या था? कारखाने में था, कि जो भी बच्चे छोटे हैं उनको किसी भी डेंजरस जगहों में या कारखाने में काम करने का जो निषेध है वो किस में लिया गया है? 24 में लिया गया है। 23 में क्या क्या था? 23 में ये था कि किसी को बिना मजदूरी दिए आप काम नहीं करा सकते, है ना। बालाश्रम वाली चीजें नहीं हो सकती, महिलाओं के साथ कोई प्रताड़ना नहीं हो सकता, है ना। जबरदस्ती मतलब ज्यादा काम करा के पैसे कम देना, ऐसी कोई भी चीज है किसमें है? किसी भी तरह से प्रताड़ना या शोषण करने वाली चीज है 23 में। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? 23 में। और 24 में जो कम उम्र के 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उनको जो कार्य क्षेत्र में लगा लेते हैं, डेंजरस कार्य में, है ना, जैसे कारखाने में हो गया और किसी भी ऐसे जगह में जहाँ पे उनको खतरा होता है, तो वो किस में आ जाता है? वहां पे उनको नहीं लगाना है। तो ये किस में आता है? उनका निषेध किस में आता है? 24 में आता है। तो इसमें क्या बोल रहा है? भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? तो पहला क्या है? मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी या बेगारी का निषेध, है ना। तो ये क्या है? 23 में, ये आर्टिकल 23 में तो है कि जो क्या होता है? देह का व्यापार होता है ना, ये जो तस्करी होती है, ये सारी चीजें क्या है? नहीं करनी है। ये किस में लिखा गया है? आर्टिकल 23 में है, ठीक है। और बंधुआ मजदूरी, वही कि आप काम करवा रहे हो लेकिन उसका पैसा नहीं दे रहे हो, जबरदस्ती काम हो रहा है, ये सारी चीजें किस में होती है? बंधुआ मजदूरी। तो ये किस में आ जाएगा? ये तो है आर्टिकल 23। दूसरा ऑप्शन है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो ये किस में आता है? अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में है ना। छुआछूत वाली चीजें किस में है? अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत। तो छुआछूत के विरुद्ध किस में है? आर्टिकल 17 में है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, तो ये अल्पसंख्यक वाला किस में है? तो अल्पसंख्यक वाला चीज किस में? आर्टिकल 29, 30 इसमें है ना। तो आर्टिकल 29 में है ये, है ना। आर्टिकल 29 में है ये, तो अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा, ठीक है। अब देख लेते फोर्थ, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। हाँ, ये किस में था? ये भी अपन देख लिए। क्या देखे थे कि फोर्थ ऑप्शन क्या था? अब जो अपना आर्टिकल 24 था, आर्टिकल 24, है ना, आर्टिकल 24 में आ रहा है ना, ये कारखानों में निषेध। तो क्या था हमारा पहला वाला? ऑप्शन नंबर जो 1 था और ऑप्शन नंबर 4, ये दोनों किस में आएगा? इसका आंसर होगा जो किस में आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। एक मिनट ना, ठीक है। चलिए, ये हो गया ना। तो क्या हो गया? 29 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4, ठीक। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध जो है ये किस तरह का निषेध है? आर्टिकल 24 में जोखिम कार्य करते हैं वो क्या है? पूर्ण निषेध, आंशिक निषेध, युक्तियुक्त निषेध या नैतिक निषेध। तो क्या आंशिक तो नहीं है कि कभी उसको अलाउ कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, तो आंशिक तो नहीं हो सकता। युक्तियुक्त मतलब युक्तियुक्त भी ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसमें वो भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक निषेध। जो नैतिकता वाली तो कोई बात नहीं है इसमें, तो ये क्या होगा? टोटल पूर्ण निषेध होगा, पूरी तरह से निषेध है इसमें। किसी भी जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में किसी भी कंडीशन में इनको वहां काम करने नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका ये पूर्ण निषेध होगा। छोटे बालक काम करते हैं जैसे पिक्चर्स में, इसमें तो वो क्या होता है? जोखिम भरा नहीं होता है ना, उसमें वो लोग सेफ होते हैं, तो वैसे में वो काम कर सकते हैं। बाल कलाकार जिसे कहते हैं हम, तो उसमें कर सकते हैं। बट किसी भी कारखाने या किसी भी ऐसे जगह में जहाँ पे आग या पानी या ऐसा कोई डेंजरस है जिसमें बच्चों को खतरा है, तो वहां पे ये पूर्णतः निषेध है, किसी भी कंडीशन में अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 30 का ए। 31, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन तो रिपीट है ना। इसका आंसर क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। तो ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर बी है। चलो क्वेश्चन नंबर 32, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये भी अपन देख लिए थे, दोहरे दंड वाला लास्ट टाइम की क्लास में हमने कर लिया था। कौन कौन सा था? आर्टिकल 20 था, है ना। आर्टिकल 20 के अंदर क्या था? 3 चीज था, हम लोग जो पढ़े थे 3 चीजें पढ़ी थी इसमें। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट ये था कि आपको जो मतलब उस समय जिसको गिरफ्तार किया गया है, तो जिस समय उनको गिरफ्तार किया है उस समय के हिसाब से उनको सजा दी जाएगी, है ना। उस समय के हिसाब से, अगर उनको 1 साल पहले रखा गया है और केस चल रहा है, तो अभी के हिसाब से उनको सजा नहीं दी जाएगी। उस समय जो सजा था उसी के हिसाब से उनको सजा दी जाएगी। ये किसमें है? आर्टिकल 20 के फर्स्ट में है ना। सेकंड में क्या था? 1 क्राइम, है ना, 1 क्राइम के लिए 1 सजा, एक जो यही है ना, दोहरे दंड से जो संरक्षण प्रदान करने का, ये सेकंड में कहा गया है कि 2 तरह का दंड नहीं दिया जाएगा। कोई 1 क्राइम किया तो उसको 1 ही तरह का दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये किसमें था? सेकंड में। और तीसरे में क्या था? खुद के खिलाफ जो गवाही देने वाला चीज था, कि किसी को जबरदस्ती गवाही देने के लिए नहीं कर सकते, कि अपने लिए बोलेगा कि हाँ मैंने किया है, स्वीकार नहीं कर, जबरदस्ती फोर्सफुली उसे स्वीकार नहीं कराया जा सकता। तो ये क्या होगा? स्वयं के प्रति गवाह देना, गवाही, ये किसमें है? थर्ड में है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 के में क्या है? ये है दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 20। आर्टिकल 19 क्या था? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध था। ठीक है, 21 में क्या था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 20 में क्या है? ये दोहरी, मतलब ये कौन सा था? दोष सिद्धि वाला। ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में। चलिए, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से की जाती है? बंदी वाला हो गया ये, तो वही गिरफ्तारी अभी तो देख लिया है हमने, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, आर्टिकल 22। सब रिपीटेड है ना, तो बार बार उसको अपन नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी करते चलते हैं। ठीक है, अच्छा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं वो अगर अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो उसे लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चलिए, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहां से आप अपना पीडीएफ यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, योगेंद्र साहू क्लासेस का जो चैनल है टेलीग्राम में, वहां से मिल जाएगा आपको। चलिए, हाँ, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिनों के लिए? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 9 माह? ये भी मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि क्या था ये। आर्टिकल 22 में था, गिरफ्तारी में, है ना। इसके सेकंड पॉइंट में क्या था? नजरबंद वाला जो चीज होता है कि कहीं पे कोई सभा हो रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है ना, कुछ ऐसी चीजें चल रही है, जैसे चुनाव का टाइम है, तो इस समय में जो भी ऐसे लोग होते हैं जो इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं या जो हथियार रखते हैं या ऐसी कोई भी चीज होती है जो इसे खराब कर सकते हैं, तो उनके लिए नजरबंद का प्रावधान होता है। ठीक है, नजरबंद का मतलब क्या होता है कि उनको बताया भी नहीं जाएगा, वो कोई मुकदमा नहीं लड़ सकते, कुछ नहीं, और उनको गिरफ्तार करके रख लिया जाएगा। तो ये कितने माह तक मैक्सिमम किया जा सकता है? तो 3 माह है इसका आंसर। ठीक है, 3 माह तक किसी को भी
नजरबंद किया जा सकता है, ठीक है, उसके बाद उनको छोड़ना होता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। अब क्या है धार्मिक स्वतंत्रता, इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, तो ये किसमें है, सबसे पहले तो धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है, 25 से लेके 28 तक, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है, 4 है, 25, 26, 27, 28, ये 4 आर्टिकल जो है किसमें है, धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर आते हैं, ठीक है। इसको 4 अपन याद करने के लिए देख सकते हैं ना, सब ऐसे करते जाओगे तो, जैसे शोषण के विरुद्ध था तो कौन सा था, 23, 24, तो जस्ट याद करने के लिए है ना, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि क्या होता है, सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है, महिलाओं का और बच्चे का, 2 का होता है, 2 लोगों का, तो 2 आर्टिकल कौन से के अंदर आ जाएगा, 2 आर्टिकल जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में सिर्फ 2 आर्टिकल है। वैसे 25 से 28 तक देखे तो क्या है, धर्म, तो हमारे यहाँ कितने टाइप के धर्म है, 4, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, 4 है, तो ऐसे याद कर सकते हैं बस कि 25 से लेके 28 तक आर्टिकल 25 से 28 तक क्या आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आ जाता है, ठीक। अब इसके अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार है, बिल्कुल आप प्रचार कर सकते हैं, ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर कहा गया है, उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे क्या था, ठीक है। तो पहला क्या है, धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, ठीक है, ये भी सही है। इसमें क्या है, आर्टिकल 25 में है, ठीक है, आर्टिकल 25 में पहला पॉइंट है क्या है, धर्म को प्रचार करने का अधिकार है। दूसरे में कहा गया है क्या कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। वैसे हम हथियार लेके नहीं घूम सकते कहीं भी, लेकिन सिखों को ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो कृपाण रख सकते हैं, ठीक है, ये इनका धार्मिक चीज है, तो ये अपन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड भी सही हो गया। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है ना, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण के लिए विधि निर्माण करने की छूट होती है, ठीक है, तो ये अधिकार भी किसको है, राज्यों का है, ये सही है। चौथा क्या लिखा है, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है, ये गलत है। किसी भी कंडीशन में किसी को कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है, अपना धर्म मानने की उनको छूट है, जो धर्म वो चाहे उसको फॉलो कर सकते हैं, ये भी है, लेकिन किसी को आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा सही हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं, ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम, तो ये तो सही है, आर्टिकल 23 है ना। आर्टिकल 24 कारखाना वाला, ये भी बिल्कुल सही है, कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 26 और 29, आर्टिकल 26 में क्या बोला गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। 25 से लेकर 28 तक था ना, 25 से 28 तक, तो 25 के अंदर तो ये था क्या क्या, धार्मिक प्रचार, अपने धर्म के प्रचार करने का छूट था, सरदारों को कृपाण रखने का छूट था, ठीक है, धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, ये भी उसमें कहा गया है। 26 में क्या किया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आर्टिकल 26 में कि एक हम धार्मिक कार्यों के लिए एक गुट बना सकते हैं ना, मतलब एक गुट बना के उससे रिलेटेड जो भी कार्य है उसको प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कहीं पे भोग करवा सकते हैं, कीर्तन करवा सकते हैं, ठीक है, इस टाइप की जो चीजें आती है वो किसमें होती है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो ये किसमें है, आर्टिकल 26 में। 29 में क्या बोला गया है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए 29 और 30 जो है ना, ये दोनों लगभग मतलब सेम जैसा लगता है बट सेम है नहीं। 29 में कहा क्या क्या है, शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण का, मतलब जो अल्पसंख्यक है ना उनको अपने शिक्षा और अपनी संस्कृति, मतलब अल्पसंख्यकों की जो भी संस्कृति है, उनके जो भी 30 त्योहार है, उनका जो भी खान पान है, वो सबको उनको संरक्षित रखने का है ना, उसे मनाने का और उन्हें शिक्षा लेने का, ये सारा चीज का अधिकार किसमें गया है, अनुच्छेद 29 में किया गया है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, इसमें क्या बोला गया है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति के उनके हितों के संरक्षण, हितों का संरक्षण किसमें कहा गया है, 29 में। और आर्टिकल 30 में क्या कहा है कि जो अल्पसंख्यक है वो अपने खुद का एक शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं,
है ना, वहाँ वो पढ़ाई कर सकते हैं, एक संस्था खोल सकते हैं। तो उसी की बात की गई कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जैसे मदरसा ओपन होता है ना, मदरसा इसका एग्जाम्पल है। मदरसा हो जाता है, क्रिश्चियंस भी अपना एक स्कूल चलाते हैं, चर्च के अंदर चलता है उनका, है ना, वो हो गया। और इस टाइप की जो चीजें हैं ना, ये किस में आती है, आर्टिकल 30 में आती है। तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? डिस्कस तो हम कर ही लिए हैं अनुच्छेद 30। ठीक है, आर्टिकल 29 बता दी मैं क्या था, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, 26 में क्या था, धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं, वो था 26 में। 19 तो क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चार ऑप्शन को ना अपना एक एक बार रिकॉल करते चलिएगा, देखते चलिए सबको याद है कि नहीं। अगर 4 ऑप्शन है, आंसर सही है, वो तो टिक कर लिए, लेकिन चारों को एक बार खुद से देखिएगा कि ये चारों में है क्या क्या। जो अपना एक आंसर के अलावा 3 बच रहे हैं, वो आपको याद है कि नहीं, वो क्या है, वो थोड़ा सा माइंड में अपने एक बार रिकॉल करते चलिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? जो रिट जारी करने की शक्ति होती है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये वही चीज है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है, उनके संरक्षण की शक्ति भी इनके पास ही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है, ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए नियम कानून बना सकते हैं। तो ये छूट उनके पास होती है। ठीक, तो किसके पास ये शक्ति? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। ये क्या होता है, न्यायालय रिट जारी करता है ना, किसके लिए, हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए। तो कौन से आर्टिकल में है ये? तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। ठीक, इसमें क्या होता है, आर्टिकल 32 में 5 तरह की रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसको आगे देखेंगे कौन कौन सा है आर्टिकल 32 में। और उच्च न्यायालय, ये हाई कोर्ट कौन से में करती है? 226। ठीक है, ये 226 में क्या है, 6 तरह का रीट जारी करती है उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय ये भी किस लिए है? ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। ठीक है, तो किसके पास है ये शक्ति? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। 39 मौलिक अधिकारों का संरक्षक, सेम क्वेश्चन। ठीक है, आंसर ए न्यायपालिका के पास है, कार्यपालिका संसद के पास नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, क्या बोल रहा है? नहीं है बोल रहा है। तो ऑप्शन देखते चलते हैं इसमें। के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। बिल्कुल थे, 7 सदस्य थे अंबेडकर जी को मिला के, ये देख चुके हैं हम पहले। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, बिल्कुल किया गया था संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को। कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर 1949 को। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, बिल्कुल ये भी सही है। बलवंत राय मेहता जो समिति है ना, ये अगर हम पंचायती राज पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसमें, पंचायती राज में क्या बलवंत राय मेहता समिति जो है वो 1957 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और क्या है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है ना, तो ये गलत है। संविधान के अंदर मूल अधिकारों का संरक्षण आप देख लिया, राष्ट्रपति तो नहीं करता, कौन करता था? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करता है, मतलब न्यायपालिका करती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये 4th वाला आंसर है ना, डी। अच्छा, जो भी हमारा क्लास परचेस करना चाहते हैं, अभी हमारे चैनल में योगेन साहू क्लासेस की जो चैनल है, आप उसमें, सॉरी चैनल बोलते हैं, उस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, योगेन साहू क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके उसमें फुल CGVAPM का कोर्स चल रहा है, उसमें है, आप उसमें जा सकते हैं, ले सकते हैं, उसे परचेस कर सकते हैं। और रेडियो के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है, तो अगर आप वो चाहे तो वहाँ परचेस कर सकते हैं उस ऐप में जाके। ठीक है, और आपको ज़्यादा डिटेल चाहिएगा तो जो स्क्रीन पे अपना नंबर शो होता है वहाँ पे कॉल करके आप बाकी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल है, आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। उसमें सारे वीडियोस डले हुए हैं, सारे वीडियोस हैं, और आपको पढ़ाने के नए नए टेक्निक्स भी उसमें पता चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल पढ़ने कैसे है, कैसे याद करना है, वो सारी चीज़ उसमें पता चलेगा, तो आप उसको वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से एक मिनट, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR आम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ठीक है, क्या है, किस एक अधिकार को BR आम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो किसको कहा था? BR आम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को आम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है,
तो ये कौन कौन सा देख लेते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार ऑप्शन नंबर डी ये इसका आंसर है। किस में है, आर्टिकल 32 में है। ठीक है, इसको अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था इस अधिकार को। चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है। ये तो अभी देख लिए हम, रिट जारी करता है किस, कौन से में था, आर्टिकल 32 में था, है ना। क्या पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय, ध्यान दीजिएगा ना, उच्च न्यायालय लिखा है या उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के लिए तो आर्टिकल 32 सही है, और उच्च न्यायालय बोलता तो आर्टिकल 226 होता। ठीक, अब इसमें कौन कौन सा होता है, इसमें 5 तरह के रिट जो है वो जारी करते हैं। ठीक है, 5 तरह के रिट उच्चतम न्यायालय जारी कर सकते हैं। तो 5 तरह के रिट क्या है, एक बार बस मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। ठीक है, पहला कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, फर्स्ट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या था, इसको अपने मतलब जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका मेन रिट माना जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को। क्यों कि इसमें किसी भी तरह से किसी को कोई बंदी बना के नहीं रख सकता, चाहे वो गिरफ्तारी के थ्रू हो या किसी को भी बंदी बना के नहीं रख सकता। ठीक है, तो इसमें न्यायालय क्या बोलती है कि 24 घंटे के अंदर उनको सामने में पेश किया जाए। ठीक है, ये बोलती है किसमें, बंदी प्रत्यक्षीकरण में, कि अगर कोई किसी को गिरफ्तार करके रख ले रहा है जबरदस्ती या किसी को बंदी बना के रख रहा है किसी भी तरीके से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और वहां पे ये बंदी प्रत्यक्षीकरण अपने अधिकार के तहत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मांग कर सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, ये जो रिट है, इसके अंतर्गत क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनको 24 घंटे के अंदर वहां हाजिर होने के लिए बोला जाएगा उसमें। ठीक है, ये क्या था, ये पहला था बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हार्बस कॉर्पस भी बोलते हैं। इसका इंग्लिश वर्ड ना हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ना ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में ना देके इंग्लिश में दे देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका इंग्लिश। दूसरा क्या है, पहला था हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा क्या है, परमादेश। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा क्या है परमादेश, जिसको क्या बोलते हैं, मैडमस बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में इसको मैडमस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, परमादेश में क्या होता है, ये सरकारी आदमी, सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, सरकारी है उसके लिए है, कि अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, है ना, जो भी यहाँ पे सरकारी नौकरी में है, सरकार के लिए जो काम, सरकारी में जो काम कर रहे हैं, वो अगर अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी मांग कहाँ कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, कि ये हमारा ये काम है जो इनको करना था लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए मांग कहाँ कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। तो उनके ऊपर फिर कार्रवाई हो जाएगी, किसमें, परमादेश के तहत। ठीक है, इसमें क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके लिए कोई ऐसा गवर्नमेंट और प्राइवेट वाली कोई चीज नहीं, इसमें सभी आएगा, किसी भी तरीके से गिरफ्तारी या किसी भी तरीके से बंदी। परमादेश में सिर्फ सरकारी वाले आएंगे। ठीक है, सरकारी नौकरी वाले, प्राइवेट वाले नहीं आएंगे, प्राइवेट अपनी इच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, चलो तीसरा क्या है, क्या हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, तीसरा क्या, प्रतिषेध। ठीक, प्रतिषेध, तो ये जो प्रतिषेध है ना, ये न्यायिक है, मतलब कि क्या होता है, ये न्यायालय के लिए होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होता है, ये अपने नीचे के जो न्यायालय होते हैं, जैसे हाई कोर्ट होता है, अधीनस्थ न्यायालय जिसको जो बोलते हैं, वो सबके लिए क्या है, रिट जारी करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको न्यायिक रिट बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह का न्यायिक रिट है। इसमें होता क्या है कि कोई ऐसा है, जैसे कि ऐसे कोई केस हैं या ऐसी कोई चीजें हैं जिसका अधिकार जो है वो नीचे के न्यायालय को नहीं है, हाई कोर्ट को नहीं है, उसके छोटे छोटे जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको जिस चीज का अधिकार नहीं है, फिर भी वो केस ले रहे हैं, फिर भी वो उस चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वो केस के आपके रिजल्ट या फिर उसके रिजल्ट आने से पहले, है ना, उसके पूरे कंप्लीट होने से पहले प्रतिषेध जो है, ये जो रिट है ये जारी किया जा सकता है। किसके, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने नीचे के न्यायालयों के लिए इसको जारी कर सकती है कि आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, इसे आप रिटर्न कर दीजिए या इसे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये किस में आता है, प्रतिषेध में आता है। ठीक, और प्रतिषेध को क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन बोलते हैं इसको, प्रतिषेध को। फोर्थ नंबर का क्या है, उत्प्रेषण। ठीक, फोर्थ क्या है, उत्प्रेषण।
इसमें क्या होता है, ये भी न्यायिक ही है ना, न्यायिक रिट ही है, ये भी प्रतिषेध जैसा ही है, ये भी न्यायिक रिट है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट जो है अपने नीचे के न्यायालय के लिए, और अगर हाई कोर्ट को करना है तो हाई कोर्ट अपने से नीचे अधीनस्थ न्यायालय, मतलब जो भी एक अपर लेवल पे जो न्यायालय है वो अपने से नीचे वाले न्यायालय के लिए इसको जारी करता है, ठीक है। तो ये न्यायिक है। इसमें क्या होता है उत्प्रेषण में कि कोई ऐसा है जैसे सुप्रीम जो हाई कोर्ट है या उसके नीचे के जो न्यायालय हैं वो किसी ऐसे केस को ले लिया है जो उनके दायरे में नहीं है, फिर भी वो उसे ले लिए, उसे सॉल्व भी कर दिए, उसका क्या बोलते हैं आपको फैसला भी सुना चुके हैं, उसके बाद ये के मतलब रिजल्ट हो जाने के बाद, फैसला सुना देने के बाद फिर उत्प्रेषण जो है ये वाला जो है रिट उस पे लगाया जा सकता है कि आपको केस को हमको वापस कर दो, है ना। इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाले जो न्यायालय है वो उस केस को रिजल्ट दे देने के बाद भी वापस किसको कर देते हैं, उच्चतम न्यायालय को कर देते हैं, फिर बाकी की कार्यवाही ऊपर होती है, ठीक है। तो ये किस में आता है, उत्प्रेषण में आता है। 4 हो गया। 5वां मैं यहाँ लिख रही हूँ, है ना। यहाँ पे क्या होता है 5वें में, क्या है, अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा, ठीक है। इसमें क्या होता है अधिकार पृच्छा में, इसमें क्या होता है कि ऐसे किसी पोस्ट में कोई इंसान है, कार्यरत है, जो मतलब वो उसके लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कहीं कोई ऐसे जगह में कार्यरत है जहाँ पे जो जिसके लायक वो है नहीं, उसकी ना वैसे डिग्री है, मतलब जो उसके लिए मांग किया गया था कि फलाना डिग्री होनी चाहिए, जो भी होना चाहिए, वो सारी चीजें उसके पास है नहीं, फिर भी वो उस पोस्ट में कार्यरत है, तो उसके खिलाफ जो है वो अधिकार पृच्छा इस रिट को जारी किया जा सकता है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे उस पोस्ट में, आप तो उसके कैपेबल नहीं हो, फिर भी आप उस पोस्ट पे हो, ठीक है। तो ये वाली चीजें किसमें होगी, अधिकार पृच्छा वाले चीज में आएगा। तो ये 5 तरह के रिट है, ये जारी होता है। इसको एक बार डिटेल में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे पढ़ चुके होंगे, तो बस मैं एक शॉर्ट में बताते गई हूं, ठीक है। तो ये किसमें आएगा, अनुच्छेद 32 में आएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है। अभी मैंने बताया था ना कि कौन सा है जिसको उसका महानतम रक्षक माना गया है, तो वो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये खुद के लिए है ना, ये खुद के लिए कि हमको कोई किसी तरह से बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया, ऐसा कुछ किया जो हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, तो ये किस में आएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण आएगा, ठीक है। ये स्वयं के लिए है क्योंकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं। ये क्या बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ना, सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, ठीक। तो क्या होगा, देखो, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार पृच्छा या बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, परमादेश आएगा। परमादेश मतलब क्या बोल रहा है, वो उसकी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, उनको जो काम दिया गया है वो कर ही नहीं रहे, है ना। बैठ गया है, नहीं करूंगा, चले जाओ, मैं नहीं करूंगा, कुछ भी बोल दिया, काम दिया है भाई तुमको करना पड़ेगा अगर हम गए हैं तो, और वो नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से हमारे काम को, नहीं तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई देख लो ये हमारा काम नहीं कर रहा है, हमका अधिकार है इस काम को, हम उस पोस्ट में बैठे हैं और हमको उससे काम लेना और वो नहीं करूंगा बोल रहा है, तो वहां पे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा, उनके लिए कौन सी रिट जारी हो जाएगी, परमादेश। परमादेश वाली रिट जो है वो जारी हो जाएगी, ठीक है। परम आदेश है एक्चुअली में देखोगे तो इसका, है ना, परम आदेश। आदेश दे देंगे कि नहीं भाई ऐसा थोड़ी है, अगर आप उसका ड्यूटी में हो तो आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है, ठीक है। नीचे भी है क्या, नहीं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं को ध्यान देते जाएंगे ना, ये बहुत गलतियां करवाता है। तो क्या है, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 में है, बिल्कुल सही, ठीक है। क्या है, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, 23 में है क्या, 23 में तो नहीं है, ये किस में है, 22 में है, ठीक है। तो आंसर तो समझ में आ गया, यही है, बट आके देख लेते हैं। धर्म की स्वतंत्रता बिल्कुल 25 में है, धर्म की स्वतंत्रता, अपने हिसाब से आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, तो ये 29 में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है वो 23 में नहीं 22 में है। इसमें क्या बोल रहा है, कूट का सही चयन कीजिए, ठीक। अब इसमें क्या देखना है, सही कौन सा है देखना है, मिलान करना है, ठीक। तो कौन सा है, उपाधियों का अंत किसमें था, सब पहले कर चुके हैं, ठीक है, आर्टिकल 19 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंध, तो धार्मिक मामलों के लिए प्रबंध आएगा, प्रबंध किसमें है, आर्टिकल 26 में है ना। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, तो अल्पसंख्यक वाला के तहत किसमें था, 29 में। और शिक्षा का अधिकार, ये तो 21 के ए में है, ठीक।
तो क्या आ जाएगा इसका, पहले का क्या आएगा, थर्ड 3, एक सेकंड, हाँ 3 4 1 एंड 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, देखते हैं ना आगे आंसर होगा 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, किसका, 46 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसमें मिलाते हैं, मिलाते चलते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या था, ये क्या था, पहले तो ये था नहीं। ठीक है, 42 नंबर का संशोधन जो हुआ था उसके तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है, केशवानंद भारती वाला है ना, ये भी हो गया 2। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन वाला किसमें था, ये मिनर्वा मिल केस था। और इंसान के अनैतिक व्यवहार, अनैतिक व्यवहार वाला तो 23 में था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 1, एक मिनट, हाँ 3 1 4 एंड 2, 3 1 4 2। एक बार ऑप्शन में देखते हैं, 3 1 4 2 नहीं है क्या ऑप्शन में, देखते हैं, याद है ना 3 1 4 2, देखो ऑप्शन में दिया नहीं है ना, ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, है ना 3 1 4 2 ये आएगा इसका, है ना, सही है ये ऑप्शन गलत लिया हुआ है, चारों ही गलत है, इनमें से कोई नहीं हो गया ये। ठीक है, चलो थोड़ा ही बचा है क्वेश्चन, इसको आज खत्म ही कर लेते हैं मौलिक अधिकार को, ताकि फिर हम नेक्स्ट में दूसरे टॉपिक को करेंगे। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, ये तो अभी देखे ना, मौलिक अधिकारों में संशोधन किसका था, मौलिक अधिकारों में संशोधन मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या बोला गया है कि मूल ढांचा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं बट मूल ढांचा इसका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मूल ढांचों, मौलिक अधिकार में संशोधन, एक सेकंड रुकना तो, देखो क्या है ना, इसमें थोड़ा सा ना गड़बड़ है ये क्वेश्चन, 2 ऑप्शन ना एक ही में आ रहा है, दोनों केशवानंद भारती में आ जा रहा है। कैसे, क्योंकि मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती ने दिया है और मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है ये भी केशवानंद भारती ने बोला है। जो मिनर्वा मिल केस है उसमें क्या बोला गया है, उसमें मौलिक अधिकारों को, एक सेकंड थोड़ा मिला लेती हूँ ना, जस्ट चेक करने दो तो, ठीक, हाँ क्या था इसमें, मिनर्वा मिल केस में क्या था कि मौलिक अधिकारों को मूल ढांचे में लिया गया ना, कि मौलिक अधिकार में मूल ढांचे में आता है, उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब उसमें संशोधन कर सकते हैं बट ऐसे कि उसका मेन फ्रेम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो मूल ढांचे में आता है, ये था। तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत है ना, इसको छोड़ दो, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, पर इसमें आते हैं। ठीक, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन किसमें आया था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य जो हुआ था। ठीक है, किसमें हुआ था, 1973 में। तो इसके तहत क्या हुआ था, मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात की गई थी, लेकिन मूल ढांचा उसका मेन फ्रेम जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मौलिक अधिकार तो ठीक है, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं बट चेंज नहीं कर सकते, इस बात को कहा गया केशवानंद भारती में। और वो क्या है, मिनर्वा मिल वाला, कि मौलिक अधिकार को मूल ढांचे में लिया गया है, कि मौलिक अधिकार मूल ढांचा है संविधान का। ठीक है, देखो सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा या मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस मुकदमे में किया गया। ठीक है, सेम है, कहा गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कौन सा, 1973 इसमें हुआ है। ठीक है, बाकी भी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य हमने डिस्कस कर लिया है ना पहले। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, तो भारत में संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, ये एक विधिक अधिकार है। ठीक है, ये तो पता है, अपन देख चुके हैं इसको पहले कि कहाँ ले गया, पहले ये मौलिक अधिकार में हुआ करता था, फिर उसको बाद में क्या किया, भाग 12 में ले गए, है ना, भाग 12 आर्टिकल क्या था, आर्टिकल 300 के ए में, आर्टिकल 300 के ए में किसको रखा गया है, संपत्ति के अधिकार को रखा गया। तो ये क्या है, एक विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, विधिक अधिकार है, व्यक्ति को प्राप्त होता है कि क्या है, व्यक्ति के पास जो संपत्ति है ना,
वो आर्टिकल 301 के तहत है तो उसकी संपत्ति, पर सरकार उसमें कोई भी नियम बना सकता है, ठीक है। अगर कभी जरूरत पड़े तो उसके जो उसकी संपत्ति है, जैसे उसका जमीन है, कुछ भी उसकी संपत्ति है, उसको अगर उसको जरूरत है सरकार को तो वो उसे ले सकती है। उसके बदले में उनको जो भी मुआवजा रहता है वो दे देते हैं, 2-3 गुना दे देते हैं उसके उस प्रॉपर्टी के बदले में, ठीक है। तो ये किस में आता है, ये विधिक अधिकार में आता है, ठीक है। चलिए 2 ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो ये क्या बोल रहा है, पहला 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। बिल्कुल सही है ये तो, है ना। 44 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत उसको हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के भाग 12 में रख दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। बिल्कुल सही है, इसके बारे में भी डिस्कस किए हम लोग, ठीक है। तो कथन कौन सा हो जाएगा, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। क्या है, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। नागरिकों के विरुद्ध राज्य का दावा थोड़ी है मौलिक अधिकार, है ना। तो ये तो गलत हो गया। अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। ऐसा भी कुछ नहीं है, किसी राज्य के संविधान में तो है नहीं, हमारे वैसे भी राज्य का कोई अलग संविधान तो है नहीं, है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। हमारा तो एक ही संविधान है, हम तो केंद्र मतलब एक ही सिंपल संविधान को मानते हैं, अलग अलग संविधान तो है नहीं हमारा, ठीक है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, बिल्कुल राज्य के विरुद्ध नागरिकों के, पर्टिकुलर नागरिकों के दावे हैं जो राज्य के विरुद्ध हो सकते हैं, तो ये सही है ना। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों, नहीं कुछ तो नहीं है, सभी के लिए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। तो 52 का आ गया इसका सी, ठीक है। इसके बाद नहीं है, आज हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया मौलिक अधिकार का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नागरिक, एक हमारा जो भाग 2 है वो छूट गया था, नेक्स्ट क्लास में हम भाग 2 को कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नहीं, मेरे कुछ चल रहा होगा।